मेरा नाम नदीम है। मैं पाकिस्तान के शहर कराची के इलाका डिफेंस में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। घूमने फिरने का बहुत शौक है। आजकल बिजनेस के सिलसिला में अफ्रीका जा रहा हूँ। कराची से एमिरात एयरलाइन से दुबई और दुबई से फिर जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग जाना था। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद जब जहाज़ में पहुंचा तो मेरी सीट खाली थी और साथ की सीटें भी खाली थीं। अभी सोच ही रहा था कि न जाने कौन साथ आएगा कि देखा एक लड़की ब्लैक पैंट और उस पर हाफ ब्लैक शर्ट पहने हुए थी। मुझसे सीट का नंबर पूछकर मेरे बराबर में बैठ गई। अपना सामान वगैरह सेट करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और अपना हाथ मिलाने के लिए मेरी तरफ बढ़ाया और अपना नाम अलीशा बताया। खैर, उसने बताया कि वो दुबई अपने भाई के पास जा रही है और कराची में डिफेंस में रहती है। मैंने बताया मैं भी डिफेंस में रहता हूँ, तो बड़ी खुश हुई कि चलो कोई तो अपना मिला। जहाज़ फ्लाई कर गया। जब डिनर मिला तो मैंने फ़िश ली और उसने चिकन। मैंने उससे पूछा कि फ़िश खाती हो? कहने लगी नहीं। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी फ़िश मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा मैं तो जायका बढ़ाने के लिए फ़िश ही खाता हूँ, क्योंकि फ़िश मुझे बचपन से ही पसंद है। तो वो हंसने लगी और फिर अपने आईपैड से हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगी। मैंने भी अपना आईपैड निकाला और उस पर हॉलीवुड की फिल्में देखने लगा। जब उसने महसूस किया कि मैं कुछ देख रहा हूँ तो कहने लगी क्या देख रहे हो? मैंने बताया हॉलीवुड की फिल्म। कहने लगी क्या मैं भी देख सकती हूँ? मैंने कहा ओके। इतना में जहाज़ की लाइट्स ऑफ हो गईं और वो मेरे हेडफोन को कान से लगाकर फिल्म देखने लगी और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। फिर हम दोनों फिल्म देखने लगे और कुछ टाइम के बाद दुबई भी आ गया। मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी अगली फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगा और फिर मेरी जनूबी अफ्रीका की फ़्लाइट का ऐलान हो गया और मैं उसकी तरफ बढ़ गया। अब आगे देखें और क्या होता है। जहाज़ में सवार हुआ तो देखा कि काफ़ी अंग्रेज़ इस जहाज़ में सवार हैं और मुकम्मल माहौल यूरोपियन है। एयर होस्टेस से अपनी सीट का पूछकर उसकी तरफ बढ़ा तो देखा मेरी सीट जहाज़ की सबसे आखिरी 3 सीटों में से खिड़की वाली साइड की थी और मेरे साथ वाली 2 सीटों पर 2 अंग्रेज़ लड़कियां बैठी हुई थीं। मैंने अंग्रेज़ी में उनसे इजाज़त लेकर अपनी सीट पर खिड़की की तरफ बैठ गया। वो दोनों आपस में बातें कर रही थीं। मैंने उनसे अपना तारुफ कराया और दोनों से हाथ मिला। उन दोनों ने बताया कि वो दोनों बहनें हैं और जनूबी अफ्रीका में रहती हैं। स्टडी के सिलसिला में लंदन गई थीं। अब वापस जनूबी अफ्रीका अपने वालिदैन के पास छुट्टियां गुजारने जा रही हैं। मैंने अपना तारुफ कराया कि बिज़नेस के सिलसिला में जनूबी अफ्रीका जा रहा हूं, तो वो बहुत खुश हुई कि चलो 8 घंटे का सफ़र अब के साथ अच्छा गुजरेगा। कहने लगी हम यही सोच रही थीं कि न जाने हमारा पार्टनर कौन होगा, क्योंकि हम वैसे भी आखिरी सीट पर हैं। खैर, हम इधर उधर की बातें करते रहे। जहाज़ फ्लाई हो गया और फिर जूस पेश किया गया। मैंने फ्रूट जूस लिया और उन्होंने भी जूस लिया। उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा बहुत। कहने लगी कैसे? मैंने कहा जो मिल जाए उससे दोस्ती कर लेता हूँ, जैसे आप लोगों से 8 घंटे के लिए दोस्ती कर ली। तो वो बहुत खुश हुई और हंसकर कहने लगी बहुत चालाक हो। मैंने कहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोली स्पेशल तो कोई नहीं, मगर अब जैसा मिल जाए तो क्या ही बात है। मैंने क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर अपने कपड़े चेंज करके जुब्बा पहन लिया था, क्योंकि वहाँ गर्मी थी, इसलिए वो मुझे अरबी समझ रही थी। फिर वो एक दूसरे से बातें करने लगीं और मैं भी अपने आईपैड में मशगूल हो गया। इतना में मेरे साथ वाली लड़की मेरे करीब आई और मेरे आईपैड में देखकर बोली क्या देख रहे हो? मैंने इसे आईपैड दिखा दिया। उसमें मेरी पुरानी तस्वीरें थीं। उसने मुझसे आईपैड लेकर अपनी बहन को दिखाना शुरू कर दिया। खैर, कुछ देर तक वो दोनों तस्वीरें देखती रहीं। खैर, इतना में नाश्ता सर्विस किया गया। नाश्ते में जैम, मक्खन और पनीर भी था। मैंने सारा नाश्ता कर लिया तो देखा कि उन दोनों ने मक्खन जैम बचाकर सामने वाली सीट की जेब में रख लिया और बाकी सब कुछ खा दिया। मैंने पूछा ये क्यों नहीं खाया? तो बोली बाद में खाएंगे। एयर होस्टेस ने सामान उठा लिया और लाइट ऑफ हो गई। कमोबेश 7 घंटे बाकी थे। जब लाइट्स बंद हो गईं तो उन्होंने एयर होस्टेस से शाल मांगी ओढ़ने के लिए। फिर मुझसे भी उन्होंने पूछा आपके लिए भी ले लें? मैंने कहा हाँ, मुझे सर्दी लग रही है। जब शाल मिली तो एक उन्होंने मुझे दी और एक दोनों ने ले ली और फिर वो दोनों शाल ओढ़कर सो गईं। फिर मैं भी अपनी सीट पर टेक लगाकर सो गया। कुछ देर के बाद मैं उन दोनों बहनों को उठाकर बोला कि तुम दोनों काफ़ी देर से सो रही हो, अब उठ जाओ। फिर वो दोनों उठ गईं और मुझसे कहने लगी तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जनूबी अफ्रीका में जब हमारे घर की तरफ आना हो तो ज़रूर आना। मैंने उनसे उनका नंबर लिया। जब उनसे नंबर ले रहा था अगली सीट से एक अरब औरत ने भी हाथ बढ़ाकर एक पर्चा दिया जिस पर उसने अपना नंबर लिखा हुआ था और फिर जनूबी अफ्रीका आ गया। इमिग्रेशन से फारिग होकर जब एयरपोर्ट से बाहर आया तो टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ाई रही थी कि एक अफ्रीकन लड़की मेरी तरफ आई और पूछने लगी सर टैक्सी कहाँ जाना है? मैंने बताया जोहानिसबर्ग। कहने लगी आई। चुनाचे मैं उसके साथ उसकी टैक्सी में बैठ गया। मैंने पूछा कितना वक्त लगेगा? कहने लगी आधा घंटा।
अभी आधा रास्ता ही गुजरा था कि गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी सही करने लगी। हम लोग हाईवे पर थे। जब काफ़ी देर तक गाड़ी सही ना हुई तो मैंने हाईवे पर आकर लिफ्ट के लिए इशारा किया तो कुछ देर बाद एक अंग्रेज़ लड़की ने कार रोकी और पूछा क्या हुआ। मैंने बताया गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर आप मुझे किसी करीबी स्टॉप पर छोड़ दें तो मेहरबानी होगी। कहने लगी अभी अपने घर जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, वापसी में स्टॉप पर छोड़ दूंगी। मैंने कहा ओके। बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। पैंट शर्ट पहनी हुई थी। 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे। उसने गाड़ी गैराज में पार्क की और मुझे अपने साथ घर के अंदर ले गई। घर में सिर्फ उसकी माँ थी। उसने मुझे उनसे मिलवाया। इस लड़की ने अपनी अम्मा को कॉफ़ी का कहा और ख़ुद मुझे अपने पर्सनल रूम में बिठाकर अटैच बाथ में नहाने चली गई। मैं क्योंकि पिछले पूरे दिन का जागा हुआ था इसलिए उसके बेड पर बैठा और सो गया। रात तकरीबन 9 बजे उसने मुझे उठाया और कहा उठो, तुम स्टॉप पर कब से सो रहे हो। मैंने सॉरी किया। वो बोली नो प्रॉब्लम, अटैच बाथ में जाकर नहाकर फ्रेश हो लो, फिर कुछ खाकर जाना। मैं अटैच बाथ में दाखिल हुआ और फ्रेश होने लगा। फ्रेश होने के बाद मैंने वही अरबी जुब्बा पहन लिया। फिर जब वो कमरे में आई तो मुझे देखकर बोली वाह बड़े हैंडसम हो, क्या तुम अरबी हो। मैंने कहा ऐसा ही समझ लो। बोली आओ कुछ खा लो फिर चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर उसकी वालदा भी थीं। खाना खाया। उन्होंने मुझे जूस पेश किया तो मैंने मना कर दिया कि मैं जूस नहीं पीता, मुझे पेप्सी की बोतल दे दें। चुनाचे वो दोनों जूस पीने लगी। उसकी वालदा ने मुझे रात रुकने के लिए कहा कि रात काफ़ी हो गई है, सुबह चले जाना, तुम शीला के साथ वाले कमरे में आराम कर लो। उसकी बेटी का नाम शीला था। मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो वो बोली हम दोनों और उसके वालिद हैं। वो आज क्योंकि हफ्ता है इसलिए वीकेंड मनाने अपने दोस्तों के साथ गए हैं। मैंने पूछा आप लोगों का तो कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं था। बोली था तो, बस अब आपके साथ वीकेंड मनाएंगे। रात तकरीबन 12 बजे उसकी वालदा अपने कमरे में चली गई और वो मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। मैंने पूछा कि कोई मूवी है देखने के लिए। बोली हाँ। चुनाचे उसने एक बॉलीवुड की मूवी लगा दी। फिर मैं उसके साथ बेड पर बैठ गया और हम दोनों बातें करने लगे और फिल्म भी देखने लगे। हम दोनों बेड पर बैठकर बातें कर रहे थे और साथ ही टीवी पर हल्की आवाज़ में फिल्म चल रही थी। कमरे का माहौल बहुत पुरसुकून था और उसी की ठंडक ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। शीला मुझसे मेरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में पूछने लगी। वो जानना चाहती थी कि वहाँ के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है और क्या वहाँ भी इतनी ही खूबसूरती है। मैंने उसे बताया कि पाकिस्तान एक बहुत मेहमान नवाज मुल्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और तुम्हारी अम्मा ने मेरी मेहमान नवाजी की है। मैंने उसे अपने शहर कराची की रोशनियों और समंदर के बारे में बताया तो वो बड़े गौर से सुनती रही। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। फिल्म ख़त्म हो चुकी थी और रात काफ़ी बीत चुकी थी। शीला की आंखों में नींद छाई हुई थी। उसने एक अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर बोली नदीम, तुम्हारी बातें बहुत दिलचस्प हैं। दिल तो नहीं चाह रहा कि सोऊं, लेकिन सुबह जल्दी उठना भी है। मैंने भी महसूस किया कि अब आराम करना चाहिए। मैंने उससे कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, काफ़ी देर हो गई है। उसने बेड से एक तकिया उठाया और उसे दुरुस्त करते हुए कहा तुम यहीं आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ। फिर वो दूसरे कमरे में चली गई। सफ़र की थकन और फिर पुरसुकून माहौल की वजह से मेरी आंख जल्द ही लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे की खिड़की से सूरज की हल्की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। मैं उठा और शीला के कमरे में गया। मैंने देखा तो शीला अभी तक गहरी नींद में थी। मैं आहिस्तगी से वापस आया ताकि उसकी नींद खराब ना हो और मैं जाकर फ्रेश होने लगा। फ्रेश होकर जब मैं बाहर निकला और कपड़े पहने और शीला के कमरे में गया तो वो जाग चुकी थी और बेड पर बैठी बालों को दुरुस्त कर रही थी। मुझे देखकर उसने बड़ी प्यारी सी गुड मॉर्निंग विश की और पूछा कि रात नींद कैसी आई। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बहुत पुरसुकून नींद थी। फिर हम दोनों कमरे से बाहर आए। लाउंज में उसकी अम्मा पहले से मौजूद थीं और मुलाजिमा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। मेज़ पर तरह तरह की चीज़ें सजी थीं, अंडे, ब्रेड, फल, जूस और कॉफ़ी। उसकी अम्मा ने मुझे देखते ही खुशदिली से इस्तकबाल किया और पूछा बेटा रात को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा नहीं आंटी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं परदेस में हूँ, बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल था। नाश्ते के दौरान उसकी अम्मा ने शीला से कहा आज संडे है, तुम फ्री हो तो क्यों ना नदीम को जोहानिसबर्ग की कुछ मशहूर जगहें दिखा दो। ये पहली बार आए हैं, इन्हें अच्छा लगेगा। शीला ने फ़ौरन हामी भर ली और मेरी तरफ देखकर बोली हाँ ये ज़बरदस्त आइडिया है, मैं तुम्हें शहर दिखाऊंगी, फिर शाम को मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर ड्रॉप कर दूंगी। मुझे भी ये तजवीज़ पसंद आई क्योंकि बिज़नेस मीटिंगें तो पेट से शुरू होनी थीं। आज का दिन मेरे पास फारिग था। नाश्ते के बाद हम घर से निकले। शीला के पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार थी जिसे वो खुद ड्राइव कर रही थी।
जनूबी अफ्रीका की सड़कें कुशादा और साफ थीं। दोनों तरफ हरे भरे दरख्त और खूबसूरत इमारतें माहौल को बहुत दिलकश बना रहे थे। शीला ने रास्ते में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और हम दोनों एंजॉय करते हुए सफ़र करने लगे। सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला स्क्वायर पहुंचे। वहाँ एक बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब था और सयाहों का काफ़ी रश था। हमने वहाँ कुछ तस्वीरें खींचीं और शीला ने अपने मोबाइल से हम दोनों की सेल्फीज़ भी बनाईं। वो बहुत खुश अखलाक और जिंदा दिल लड़की थी। वो मुझे हर चीज़ के बारे में तफसील से बता रही थी, जैसे कोई गाइड हो। वहाँ घूमते हुए हमने कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी ली और एक बेंच पर बैठकर लोगों को गुजरते हुए देखने लगे। शीला ने अचानक संजीदा लहजे में कहा, नदीम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे कल सड़क पर तुमसे मिलना और फिर तुम्हारा हमारे घर आना एक इत्तफाक लगता है, लेकिन मुझे खुशी है कि ये इत्तफाक हुआ। यहाँ अक्सर लोग अजनबियों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन तुम पर भरोसा करके मुझे गलत नहीं लगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई। मैंने उसके हाथ पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि अनजान शहर में मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्त मिले। दोपहर का खाना हमने एक अफ्रीकी रेस्तोरां में खाया। शीला ने मेरे लिए वहाँ की मशहूर डिश ऑर्डर की, जो जायके में बहुत लाजवाब थी। खाने के बाद हमने शहर के कुछ और हिस्से देखे। वो मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर ले गई, जहाँ से पूरे जोहानिसबर्ग का नज़ारा किया जा सकता था। वहाँ खड़े होकर ठंडी हवा में सांस लेना एक अलग ही तजुर्बा था। शाम होने लगी तो मैंने शीला से कहा, अब मुझे अपने होटल जाना चाहिए। कल सुबह मेरी मीटिंग है और मुझे कुछ तैयारी भी करनी है। उसने इस बात में सर हिलाया और हम वापसी के लिए गाड़ी में बैठ गए। मैंने होटल का पता उसे बताया, जो शहर के वसत में था। होटल पहुंचकर उसने गाड़ी पोर्च में रोकी। ये अलविदाई लम्हा थोड़ा उदास कर देने वाला था। उसने अपना कार्ड निकालकर मुझे दिया और बोली, ये मेरा नंबर है, जब तक तुम जनूबी अफ्रीका में हो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई मसला हो तो मुझे कॉल करना। और हाँ, पाकिस्तान वापस जाने से पहले एक बार फिर मिलना। मैंने उससे कार्ड लिया और वादा किया कि मैं ज़रूर राब्ता करूँगा। मैंने शुक्रिया के तौर पर उसे एक छोटा सा परफ्यूम गिफ्ट किया, जो मैंने दुबई ड्यूटी फ्री से ख़रीदा था और अपने बैग में रखा हुआ था। वो ये तोहफ़ा देखकर बहुत खुश हुई। हमने हाथ मिलाया और मैं गाड़ी से उतरकर होटल की तरफ बढ़ गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी और फिर गाड़ी मुड़कर चली गई। मैं होटल के इस्तकबालिया रिसेप्शन पर पहुंचा और अपना कमरा चेक इन किया। होटल बहुत शानदार था और मेरा कमरा 10वीं मंजिल पर था, जहां से शहर की रोशनियों का नज़ारा बहुत दिलकश लग रहा था। मैंने फ्रेश होकर अपना लैपटॉप निकाला और बिजनेस मीटिंग्स की फाइलें चेक करने लगा। लेकिन मेरा ध्यान बार बार गुज़श्ता 24 घंटों के वाक़यात की तरफ जा रहा था। हवाई जहाज़ का सफ़र, वो 2 बहनें, फिर टैक्सी का ख़राब होना, शीला से मुलाकात और उसके घर क़याम, ये सब किसी फ़िल्मी कहानी जैसा लग रहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने सोचा शायद शीला होगी, खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। लेकिन जब मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ एक भारी मर्दाना आवाज़ थी। हेलो, क्या मैं मिस्टर नदीम से बात कर रहा हूँ? मैंने जवाब दिया, जी मैं नदीम बोल रहा हूँ, आप कौन? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम जेकब है। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ जिसके साथ कल आपकी मीटिंग है। मुझे आपको ये इत्तला देनी थी कि कल की मीटिंग का वक्त तब्दील हो गया है और हमारे बॉस आपसे अकेले में डिनर पर मिलना चाहते हैं। वो आपके बिजनेस प्रपोजल से बहुत मुतासिर हैं, लेकिन कुछ ज़ाती बात करना चाहते हैं। ये बात मेरे लिए थोड़ी अजीब थी कि बिजनेस मीटिंग की जगह डिनर और वो भी ज़ाती बात। मैंने हामी भर ली और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे जहन में कई सवाल उभरने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मीटिंग रूम में नहीं कर सकते। खैर, मैंने खाना ऑर्डर किया, खाया और सोने के लिए लेट गया। अगले दिन शाम को मैं तैयार होकर जेकब के बताए हुए पते पर पहुंचा। ये शहर से थोड़ा हटकर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरी तलाशी ली और फिर अंदर जाने दिया। अंदर का माहौल बहुत पुरस्कार था। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं और कुछ लोग लॉन में बैठे थे। जेकब मुझे लेकर एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ। वहाँ सोफे पर एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा रोब था। ये मिस्टर डेविड थे, कंपनी के मालिक। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। रस्मी बातों के बाद उन्होंने असल मजमून बयान किया, जो सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मिस्टर डेविड ने कहा, देखो नदीम, हम तुम्हारे साथ बिजनेस करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमें पता चला है कि तुम पाकिस्तान से आ रहे हो और तुम्हारे कुछ ताल्लुकात ऐसे लोगों से हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम बिजनेस के साथ साथ हमारे लिए एक छोटा सा काम और करो। मैंने हैरत से पूछा, कैसा काम? वो मुस्कुराए और बोले, हमारी कुछ खास शिपमेंट्स हैं जो एशिया जाने हैं। हमें एक भरोसामंद पार्टनर चाहिए जो कस्टम क्लियरेंस के मामलात संभाल सके। अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें मनमानी कीमत देंगे। मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि ये लोग सीधे साधे बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि इनका ताल्लुक किसी गैर कानूनी धंधे से है। मैं एक मुश्किल में फंस चुका था। अगर इनकार करता हूँ तो ये लोग ख़तरनाक हो सकते हैं और अगर हाँ करता हूँ तो मैं एक बड़ी दलदल में धंस जाऊँगा।
अभी मैं सोच ही रहा था कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए कि अचानक हॉल का दरवाज़ा जोर से खुला और पुलिस की वर्दी में मलबूस कई अहलकार अंदर दाखिल हुए। उनके साथ वही 2 लड़कियां भी थीं जो मुझे जहाज़ में मिली थीं और ख़ुद को तालिब इल्म बता रही थीं। वो दोनों पुलिस की वर्दी में थीं। मेरे लिए एक ज़बरदस्त झटका था। वो लड़कियां दरअसल जनूबी अफ्रीकन इंटेलिजेंस की खुफिया एजेंट थीं और वो जहाज़ में महज इत्तेफाक से मेरे साथ नहीं बैठी थीं, बल्कि वो मिशन पर थीं। बड़ी बहन ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, नदीम, घबराओ मत, तुम महफूज हो। हम काफ़ी अरसे से मिस्टर डेविड का पीछा कर रहे थे। वहाँ अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मिस्टर डेविड और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जेकब भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटी बहन ने उसे दबोच लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या हैरान। वो दोनों लड़कियां मेरे पास आईं और बोली, सारी नदीम, हमने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन हमें शक था कि डेविड तुमसे राब्ता करेगा। तुम एक शरीफ शहरी हो, इसलिए हम तुम्हें बचाने यहाँ पहुँच गए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया और मुझे जाने की इजाज़त दे दी। वो दोनों बहनें मुझे बाहर तक छोड़ने आईं और हंसते हुए बोलीं, अब बताओ कैसी रही तुम्हारी ये बिजनेस ट्रिप। मैंने सर पकड़ लिया और कहा, ये बिजनेस ट्रिप कम और एक्शन फिल्म ज़्यादा लग रही है। मैं वापस होटल आ गया, लेकिन दिल अभी तक धड़क रहा था। मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे जल्द से जल्द अपना जायज़ बिजनेस निपटाकर यहाँ से निकलना चाहिए। मैं बेड पर लेटा ही था कि मुझे शीला का ख्याल आया। मैंने उसे मैसेज किया और बताया कि मैं ठीक हूँ, तफसील नहीं बताई। इस रात मैंने फैसला किया कि कल मैं अपनी वापसी की टिकट कंफर्म करवा लूँगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब मैं उठा तो मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। मैंने उठाकर देखा तो उसमें एक पर्ची और एक चाबी थी। पर्ची पर लिखा था, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। नदीम साहब, आप हमारे मेहमान हैं, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? पार्किंग में गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। ये पढ़कर मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या डेविड के लोग अब भी बाहर हैं या ये कोई नया चक्कर है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। आज की दास्तान जज्बात, मोहब्बत की नज़ाकत और इंसानी रिश्तों की अनकही सच्चाइयों पर मबनी है, जो आपके दिल के तार छेड़ देगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर बेहतरीन कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा नाम एहसन है और मैं अपनी ज़िंदगी की 17 बहारें लेक चुका था। मेरा ताल्लुक लाहौर के एक मुतवस्सित तबके से था, लेकिन किस्मत मुझे कराची ले आई, जहां मुझे अपने मामू के घर रहना था। मेरे मामू, जिनका नाम फिराज साहब था, एक इंतहाई खुश अखलाक और सुलझे हुए इंसान थे। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे और अल्लाह का दिया सब कुछ उनके पास था, गाड़ी, बंगला और बेतहाशा दौलत। लेकिन उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत उनकी अहलिया, मेरी मुमानी सायरा बेगम थीं। सायरा बेगम हुस्नो जमाल का एक शाहकार थीं। उनकी उम्र 30 के पीठे में थी, लेकिन उनका अंदाज और रखरखाव ऐसा था कि वो 20 साल की दोशीज़ा मालूम होती थीं। फिराज मामू और सायरा मुमानी के दरमियान मोहब्बत की एक ऐसी मिसाली फ़िज़ा कायम थी जो किसी भी देखने वाले को रश्क में मुब्तला कर सकती थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, लेकिन घर का माहौल इतना खुशगवार और खुला था कि मुझे कभी भी वहाँ अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। मैं इस उम्र में था जहाँ इंसान के जज्बात अंगड़ाई लेते हैं और दुनिया रंगीन नजर आने लगती है। मैं अक्सर देखता कि मामू जब भी ऑफिस से आते, मुमानी जिस तरह उनका इस्तकबाल करती, वो मंजर बहुत दिलकश होता। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो बेपनाह मोहब्बत और कशिश थी, वो मुझ जैसे नौजवान लड़के के लिए एक नई दुनिया की दरियाफ्त थी। वो दोनों खुले जहन के मालिक थे, अपनी मोहब्बत का इजहार छुपाते नहीं थे, बल्कि उनके हंसने, बोलने और एक दूसरे का ख्याल रखने के अंदाज में एक अजीब सी मिकनातीसी कशिश थी। कराची की शामें वैसे भी बहुत हसीन होती हैं। मामू के घर का माहौल पुरसुकून था और अक्सर दोपहर के वक्त जब बच्चे स्कूल से थक कर सो जाते तो घर में एक अजीब सी रोमानवी खामोशी छा जाती। मैं अक्सर अपने कमरे में लेटा किताबें पढ़ता रहता या मोबाइल पर वक्त गुजारता, लेकिन मेरे जहन में मामू और मुमानी की वो मोहब्बत घूमती रहती जो वो एक दूसरे से करते थे। एक इतवार का दिन था, बादल घर कर आए थे और मौसम में खनकी बढ़ गई थी। मामू की छुट्टी थी और बच्चे नानी के घर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं, मामू और मुमानी मौजूद थे। मैं छत पर जाने लगा ताकि मौसम का लुत्फ उठा सकूं, लेकिन सीढ़ियों से गुजरते हुए मेरी नज़र मामू के बेडरूम की तरफ पड़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से धीमी धीमी सरगोशियों और हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। एक अजीब सी तजस्सुस की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मुझे वहाँ रुकना नहीं चाहिए था, ये इखलाकी तौर पर गलत था,
लेकिन नौजवानी की नातजुर्बाकारी और तजस्सुस ने मेरे कदम रोक दिए। मैंने चोरी छुपे दरवाजे की दरार से अंदर झांका। मंजर कुछ ऐसा था कि मेरे होश उड़ गए। कमरे में मध्यम रोशनी थी और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर दस्तक दे रही थीं। मामू और मुमानी एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए थे। वो मंजर कोई आम मंजर नहीं था, बल्कि इसमें मोहब्बत की वो इंतहा थी जो शायद सिर्फ कहानियों में सुनी थी। उनके दरमियान जो कुर्बत और केमिस्ट्री थी, उसने मेरे अंदर सोए हुए जज्बात को पूरी तरह बेदार कर दिया था। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन वो मंजर मेरी आंखों में जम सा गया था। मेरा वजूद कांप रहा था और दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। इस दिन के बाद मेरी हालत बदल गई। मुझे अब घर के हर कोने में मोहब्बत की वो खुशबू महसूस होने लगी। मैं अक्सर ऐसे मौक़ों की तलाश में रहने लगा जब मैं उन्हें देख सकूं। मेरी नज़रों में अब एक अजीब सी प्यास थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दोपहर में उसी तरह धीमी चाल चलते हुए उनके कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मुमानी सामने आ गईं। मैं घबरा गया। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मुमानी ने मेरी आंखों में वो चोर देख लिया था। वो समझदार थीं। उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बस गहरी नज़रों से देखा और मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब मैं छत पर अकेला खड़ा था तो मुमानी मेरे पास आईं। मेरा दिल हल्क में आ गया। मुझे लगा कि अब मेरी शिकायत मामू से होगी और मुझे वापस लाहौर भेज दिया जाएगा। लेकिन मुमानी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, एहसन, तुम अब बड़े हो रहे हो। तुम्हारी उम्र के तकाज़ों को मैं समझती हूँ। छुपकर देखना अच्छी बात नहीं। इससे इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया। मैंने माफ़ी मांगी। मुमानी, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गया था। मुमानी ने हंसते हुए कहा, पागल लड़के, जवानी में जज्बात का समंदर ठाठे मारता है, लेकिन इसे सही रुख देना ज़रूरी है। तुम्हें अगर मोहब्बत और फुर्बत की इतनी ही समझबूझ हासिल करनी है तो इसे सही तरीके से सीखो। मैं हैरान रह गया कि मुमानी क्या कह रही हैं। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, नाइला। वो पास वाली सोसाइटी में रहती है। उसका शौहर कारोबार के सिलसिले में लंदन में होता है और वो यहाँ अकेली रहती है। वो बहुत नफीस और अदबी ज़ौक़ रखने वाली खातून है। वो तन्हाई का शिकार है और उसे किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत है जो उसका ख्याल रख सके और उसकी तन्हाई बांट सके। तुम उसके पास जाया करो, उसके घर के छोटे मोटे काम कर दिया करो। तुम्हें वहाँ जिंदगी और मोहब्बत के वो आदाब सीखने को मिलेंगे जो छुपकर देखने से नहीं मिलते। मेरे लिए ये पेशकश किसी ख्वाब से कम नहीं थी। मुमानी ने जिस अंदाज में नाइला का जिक्र किया था, मेरे दिल में उस अजनबी खातून के लिए एक अनदेखी कशिश पैदा हो गई। अगले ही दिन मुमानी मुझे नाइला के घर ले गईं। नाइला का घर बहुत खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ था। जब नाइला ड्राइंग रूम में आईं तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो मुमानी की हम उम्र थीं, लेकिन उनका हुस्न एक अलग ही दास्तान सुना रहा था। सांवली रंगत, बड़ी बड़ी झील सी आंखें और चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट। उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेब-तन किया हुआ था जो उनकी शख्सियत को मज़ीद बावकार बना रहा था। मुमानी ने तारुफ करवाया, नाइला, ये मेरा भांजा एहसन है। बहुत प्यारा और तमीज़दार लड़का है। ये तुम्हारी तन्हाई का बेहतरीन साथी साबित होगा। तुम इसे अपना छोटा भाई या दोस्त समझ सकती हो। नाइला ने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुरा कर कहा, खुशामदीद एहसन, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और मिठास थी। इस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं कॉलेज से वापसी पर नाइला के घर चला जाता। शुरू में मैं बहुत झिझकता था, लेकिन नाइला ने अपनी शफकत और दोस्ताना अंदाज से मेरी झिझक खत्म कर दी। वो मुझे अपने पास बिठाती, हम चाय पीते और दुनिया जहाँ की बातें करते। वो मुझे उर्दू अदब के शाहकार नावलों के बारे में बताती। कभी कोई शेर सुनाते तो कभी अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर करती। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लफी बढ़ने लगी। मुझे महसूस हुआ कि नाइला सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं है, बल्कि वो जज्बात का एक ऐसा समंदर है जो किनारों से छलकने को बेताब है। उनकी आंखों की उदासी मुझे अपनी तरफ खींचती थी। वो अक्सर मुझे बताती कि लंदन में उनके शौहर बहुत मसरूफ हैं और उन्हें यहाँ अपनी बीवी की जज्बाती ज़रूरियात का एहसास ही नहीं है। एक बरसात की शाम थी। मैं नाइला के घर मौजूद था। बिजली गई हुई थी और कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी जल रही थी। नाइला खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थीं। मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने पलटकर मुझे देखा। मोमबत्ती की रोशनी में उनका चेहरा किसी देवी की तरह दमक रहा था।
इस लम्हे अल्फाज खत्म हो गए और खामोशी ने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आहसन, क्या तुम जानते हो तन्हाई इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है? मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ बहुत नर्म और गर्म था। मैंने कहा, मैं हूं ना नाइला जी, मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगा। इस लम्हे हमारे दरमियान जो फासला था वो मिट गया। ये वो लम्हा था जब मैंने जाना कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कशिश का नाम नहीं बल्कि दो रूहों के मिलने का नाम है। नाइला ने मुझे मोहब्बत की वो बारीकियां सिखाईं जो मैं कभी किताबों में नहीं पढ़ सकता था। उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल कैसे पढ़ा जाता है, लम्स की जुबान क्या होती है और खामोशी में मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। हमारा ये ताल्लुक वक्त के साथ गहरा होता गया। मैं अब एक आम लड़का नहीं रह गया था, बल्कि नाइला की सोहबत ने मुझे एक पुख्ता मर्द बना दिया था। मैं उनका ख्याल रखता, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता और बदले में वो मुझे वो प्यार और तवज्जो देती जिसके लिए मैं तरस रहा था। मोमानी मुझसे अक्सर पूछती कि कैसी है मेरी दोस्त, और मैं मुस्कुरा कर कहता, वो बहुत अच्छी हैं और अब उदास नहीं रहती। मोमानी मेरी बात समझकर मुस्कुरा देती जैसे उन्हें सब खबर हो। नाइला के साथ गुजारे हुए वो लम्हात मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया बन गए। उन्होंने मुझे ना सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया बल्कि औरत की इज्जत करना, उसके जज्बात को समझना और उसकी रज़ा का एहतराम करना भी सिखाया। वो मेरी उस्ताद भी थीं और मेरी महबूबा भी। लेकिन वो हमेशा कहती थीं, आहसन, ये वक्त का एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी बनानी है। तकरीबन 1 साल इसी तरह गुजर गया। मैंने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दी और साथ ही नाइला के साथ अपने रिश्ते को भी निभाया। फिर एक दिन मोमानी ने मामू से कहा, फराज, अब आहसन जवान हो गया है, माशाअल्लाह समझदार भी है, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मामू पहले तो हंसे कि अभी ये बच्चा है, लेकिन जब उन्होंने मुझ में आई तब्दीली और संजीदगी देखी तो वो मान गए। मोमानी ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली में रिश्ता देखा। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उदास हो गया और सीधा नाइला के पास गया। मैंने नाइला से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ खुश हूँ। नाइला ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और समझाया, आहसन, हर रिश्ते की एक मंजिल होती है, हमारा साथ बहुत खूबसूरत था, तुमने मेरी तन्हाई दूर की और मैंने तुम्हें मोहब्बत का शऊर दिया। लेकिन जिंदगी का सफर यहीं नहीं रुकता, तुम्हें अपना घर बसाना है, यही दुनिया का दस्तूर है। मेरी मोहब्बत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहती है। नाइला की बातों ने मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा। मैंने महसूस किया कि वो कितनी अजीम खातून हैं जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मेरे मुस्तकबिल का सोच रही हैं। उनकी तरबियत ने मुझे इतना बाहिम्मत बना दिया था कि मैं हकीकत को कबूल कर सकूं। मेरी शादी तय पा गई। शादी वाले दिन मैं बहुत खुश भी था और थोड़ा जज्बाती भी। मैंने दिल ही दिल में नाइला और मोमानी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। आज मैं अपनी बीवी के साथ एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और उसका ख्याल रखता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे नाइला ने मुझे सिखाया था। वो यादें, वो शामें और वो मोहब्बत की तरबियत आज भी मेरे दिल के गोशे में महफूज है, लेकिन एक पाकीज़ा याद की तरह। मोमानी की इस हिकमत अमली ने मुझे भटकने से बचा लिया और एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां मैंने मोहब्बत की महराज को पा लिया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि किसी की ज़ात की तकमील करने और उसे एक बेहतर इंसान बनाने का नाम है।